हमारा रेसिस्टेंस। ये टॉपिक थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, 101% बनता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं रेसिस्टेंस क्या है। देखो बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, बट शर्त ये है कि अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो, ठीक है ना। अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो इससे आसान टॉपिक नहीं मैं मानता कोई सा है। तो इसको हमें क्या समझना है, कैसे समझना है, आइए देखते हैं। रेसिस्टेंस की बात करने से पहले हम ज़रा कुछ बात, एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या, ज़रा देखिएगा ध्यान से। सपोज़ किया कि हमारे पास एक वायर है, या कह सकते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है। ये क्या है, हमारे पास एक वायर कह लो इसको, या कंडक्टर कह लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घरों में एक वायर होती है ना, अगर हम उसको जूम करके देखें तो ऐसा सिलेंडर ही तो दिखेगा वो आपको, तो ऐसी ही होती है वो, एक कंडक्टर या वायर बोल सकता है इसको। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं, हमने पढ़ रखा है, इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपको कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया था कि कंडक्टर्स के अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यानी कि इसके अंदर कौन होंगे, इसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब एक या दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे आप इस वायर को एक बैटरी से लगाओगे, बैटरी इन द सेंस आपने एक बैटरी या एक सेल लिया और इससे इस वायर को कनेक्ट कर दिया। आपने क्या कर दिया, इस वायर को कनेक्ट कर दिया। हमें पता है बैटरी के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, अभी बताया आपको, बड़े वाला डंडा जो होता है आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। और जो छोटे वाला होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपके नेगेटिव टर्मिनल को। तो यानी कि हमारे पास बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्लियर है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस कंडक्टर की ये वाली साइड कैसे एक्ट करेगी, एज अ पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली साइड इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। और ये वाली साइड आपकी किस तरह से एक्ट करेगी, एज अ नेगेटिव, क्योंकि ये हमारी एक नेगेटिव साइड से कनेक्ट है। अब क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है। हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पढ़ा था अभी। तो हमने ये पढ़ा था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो चार्ज होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है। तो इतना क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी कि हमने एक बात देख ली कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। ऐसे ही हमने अभी कुछ टाइम पहले इसी वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक बात और पढ़ी थी कि जो अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन तो है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और ये वाली साइड क्या हो गई आपकी पॉजिटिव। तो होगा क्या, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर जाएंगे। होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये खुद तो नेगेटिव है। तो ये कहाँ भागेंगे, ये भागेंगे पॉजिटिव की तरफ, अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, ऐसे आएंगे भागते हुए, ऐसे ऐसे जाएंगे भागते हुए। क्लियर है। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ भागना स्टार्ट करेंगे, किसकी तरफ भागना स्टार्ट कर रहे हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, इस बैटरी या इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ेंगे। तो इनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। भाई एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना उसकी, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा। उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी हुई, अभी लिखना कुछ नहीं, लिखवाया जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी हुई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी एक वो वेलोसिटी हुई जिस वेलोसिटी से सभी इलेक्ट्रॉन्स, या ये कहें सभी चार्ज पार्टिकल्स जिनके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं सिंपल, यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होंगे। ड्रिफ्ट का मतलब होता है फिसलना, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, फिसल जाना। तो क्या होंगे, जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे, यानी कि फिसलेंगे। किसकी तरफ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होगी वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो हुआ क्या, हुआ यहाँ पर ये कि जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। सारे के सारे क्या हो गए, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, फिसलना स्टार्ट हो गए। किधर की तरफ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है,
जब ये सारे के सारे ड्रिफ्ट होंगे एक ही डायरेक्शन में तो क्या होगा, ये सारे के सारे आपस में टकराएंगे। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आपका एक रूम है और उस रूम का एक गेट है और उस रूम में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और सारे के सारे एक ही साथ उस कमरे में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, अंदर कोई भूत आ गया या कुछ भी आ गया, सपोज कर लो कि भूत आ गया, तो आप क्या कर रहे हो, आप एकदम भाग क्या होगा सभी के सभी। और जब सभी भागोगे उस गेट के अंदर से तो क्या होगा, सभी आपस में टकराओगे नहीं टकराओगे, बिल्कुल टकराओगे। तो वही सारा काम यहाँ पे भी हुआ कि जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, ड्रिफ्ट हो रहे थे, किधर की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये आपस में क्या करने लगे, कोलाइड करने लगे, आपस में टकराने लगे। अब जरा एक बात सोच के बताओ, बस जस्ट इमेजिन करो, आप एक रूम में हैं, उस रूम में 50 स्टूडेंट्स हैं, उस रूम का सिर्फ एक ही गेट है, ठीक है ना, और सडनली उस रूम में कोई भूत आ जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, आप सभी भागोगे। जब आप सभी भागोगे एक गेट की तरफ तो आप आपस में टकराओगे। जब आप आपस में टकराओगे तो वो जो टक्कर होगी वहां पे, वो आपके जाने का अपोज करेगी नहीं करेगी, आपको जाने से रोकेगी। क्यों? कि जब टक्कर होगी तो जाने में दिक्कत होगी या नहीं होगी। यानी कि वहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ, वहां पे प्रोड्यूस हुआ ऑब्स्ट्रक्शन। क्या हुई, रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन वहां प्रोड्यूस हुआ, ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन यहां भी प्रोड्यूस होगा। भाई जब सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, ड्रिफ्ट होंगे, तो उनमें आपस में क्या होगा, कॉलिजन होगा, टक्कर होगी। और जब आपस में उनके अंदर कॉलिजन होगा तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी, वहां पे प्रोड्यूस होगा ऑब्स्ट्रक्शन। क्या प्रोड्यूस होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि रुकावट। तो जो रुकावट वहां पर प्रोड्यूस हुई है, जो रुकावट वहां पर प्रोड्यूस हुई है, किसके रास्ते में, इन चार्जेस के फ्लो होने के रास्ते में। यानी कि ये चार्जेस फ्लो करना चाह रहे थे, बट इनके फ्लो करते समय एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो गई। दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉन एज रेसिस्टेंस। क्या कहलाएगा वो, आपका रेसिस्टेंस। अगर आप सिंपली गूगल करें रेसिस्टेंस का मतलब, तो रेसिस्टेंस का सिंपल मतलब रुकावट होता है। क्या होता है, रुकावट। तो ये किसकी रुकावट है, ये रुकावट है इन इलेक्ट्रॉन्स की, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहे थे, ड्रिफ्ट हो रहे थे। क्या हो रहे थे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे थे। और जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, फिसलेंगे, तो ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, टक्कर करेंगे। और जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि रुकावट प्रोड्यूस होगी। और जो रुकावट वहां पर प्रोड्यूस होगी उसी को हमने नाम दिया है क्या, रेसिस्टेंस। क्या नाम दिया उसको हमने, रेसिस्टेंस। क्लियर है। अब जरा एक बात बताओ, इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से क्या बनता है, हमने पढ़ रखा करंट बनता है। भाई करंट का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इज आल्सो अ चार्ज। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से क्या बनता है, करंट बनता है। तो हमने अभी अभी एक बात कही है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोज करने वाली चीज क्या होती है, रेसिस्टेंस होती है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि करंट के फ्लो करने का अपोज करने वाली चीज भी क्या होती है, रेसिस्टेंस होती है। भाई चार्जेस का फ्लो कहो या करंट कहो, बात तो एक है कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर से जाएगा तो उसके रास्ते में, उसके फ्लो करते समय क्या होंगी, रुकावटें प्रोड्यूस होंगी। और वो रुकावटें ही हमने क्या कही हैं, रेसिस्टेंस कही है। क्या कहा है उसको हमने, रेसिस्टेंस कहा है। क्लियर है रेसिस्टेंस क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में बोलूं तो रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन। क्या है, ये आपकी एक रुकावट है, किसकी, इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। किसके रास्ते में, करंट के फ्लो के रास्ते में। और वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द कॉलिजन। क्यों, बिकॉज ऑफ द कॉलिजन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल्स के कॉलिजन की वजह से। वो कॉलिजन क्यों हो रही है, बिकॉज दे ड्रिफ्ट टूवर्ड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि फिसल रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। और जिस वेलोसिटी से वो फिसलेंगे, जाएंगे, दैट वेलोसिटी इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाती है वो, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी
कहलाते हैं। तो ये होता है आपका रेसिस्टेंस। क्लियर है? अब देखो बच्चों, हमने एक बात और पढ़ी थी अभी इस टॉपिक से पहले, दैट इज ओम्स लॉ। पढ़ा था ना ओम्स लॉ? और वो ओम्स लॉ क्या बोलता है? वो बोलते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर। यही तो कहा था ओम्स लॉ ने। वहां पे भी आर आया हुआ था ना। आर क्या था? रेसिस्टेंस था, क्योंकि रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? रेसिस्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल आर। क्या सिंबल होता है रेसिस्टेंस का? कैपिटल आर। तो अगर हम यहां से आर की बात करें तो यहां से आर क्या आएगा? यहां से आर आएगा V अपॉन आई, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम रेसिस्टेंस की एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि जो रेसिस्टेंस होता है वो एक रेशो होता है। क्या होता है? एक रेशो होता है। किस किस का रेशो होता है? V का और I का। V क्या है यहाँ पर? V है यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल। क्या है यहाँ पर? टर्मिनल पोटेंशियल। पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी। और I क्या है यहाँ पर? करंट। और करंट क्या था? वो भी पढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस इज द रेशो। रेसिस्टेंस क्या है आपका? एक रेशो है। किस किस का रेशो है? टर्मिनल पोटेंशियल और करंट का। तो हम रेसिस्टेंस को ये भी बोल सकते हैं। एक डेफिनेशन तो ऑब्स्ट्रक्शन वाली हो गई, अभी लिखवाएंगे आपको। और एक डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो कि ये क्या होता है? ये एक रेशियो होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिवाइड बाय करंट। ठीक है? अब हम बात करते हैं, देखो हर एक चीज को मेजर करने की कोई ना कोई तो यूनिट होती है ना। तो वो यूनिट कौन सी होती है? तो हम बात करें अगर रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज ओम। क्या यूनिट होती है? ओम। ओम्स लॉ पढ़ा था ना, बस उसी का शब्द उठाया गया है यहाँ पे, ओम। तो ओम इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से। क्या होता है इसका सिंबल? इस तरह से इसका सिंबल होता है। ठीक है ना? तो ओम इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस एंड इट्स सिंबल इज दिस। ठीक है ना? और रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? ये तो है ओम का ओम का सिंबल। ओम का सिंबल मतलब जो रेसिस्टेंस की यूनिट है उसका सिंबल है ये। और रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है वो हम अभी पढ़ चुके हैं। रेसिस्टेंस का सिंबल होता है आपका कुछ इस तरह से, अभी पढ़ाया था आपको सिंबल्स के बारे में। ठीक है ना? तो रेसिस्टेंस ये हुआ। अब बात करें कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। देखो रेसिस्टेंस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, यानी कि फैक्टर्स वो फैक्टर्स, वो क्वांटिटीज जिनके ऊपर रेसिस्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे पहला आता है लेंथ। क्या आता है? लेंथ। और वो कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली। यानी कि रेसिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली डिपेंड करता है। कैसे करता है जरा समझिएगा, लिखाएंगे अभी बाद में, अभी लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। सपोज करो ये वायर है आपकी, ठीक है ना, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ तो होगी ना, मैं मान रहा हूँ सपोज इसकी लेंथ कितनी है L, और इसको मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि कितने मीटर की है, 1 मीटर मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, 1 मीटर हमने इसकी लेंथ को मान लिया। अगर मैं अब इस वायर को, सपोज करो ये रही वो वायर, इस वायर की को खींच दूँ और इसकी लेंथ को बढ़ा दूँ, यानी कि लेंथ को क्या कर दूँ, इंक्रीज कर दूँ, तो क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगी ना ये वायर कुछ ऐसे हो जाएगी ना, या नहीं होगी भाई? ऐसे थी पहले वायर, अब आपने उसकी लेंथ को खींच के ऐसे कर दिया तो वो लेंथ ऐसी की जगह ऐसे हो जाएगी। अब क्या होगा, अब जरा खुद इमेजिन करो और मुझे बताओ कि जब ये इलेक्ट्रॉन सारे ऐसे भाग रहे थे तो ये आपस में टकरा रहे थे, अब भी यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वे भी भागेंगे, तो क्या ये अब नहीं टकराएंगे? अब भी टकराएंगे। तो अब ज्यादा टकराएंगे या पहले ज्यादा टकराएंगे, बताओ जरा भाई। पहले जो भागने के लिए स्पेस थोड़ा ज्यादा था, बट जैसे हमने लेंथ को इंक्रीज किया तो उनका जो स्पेस था वो कम हो गया, तो उससे हुआ क्या, उससे उनका कोलिजन और भी ज्यादा फास्ट हो गया, और जब कोलिजन फास्ट होगा, टक्कर ज्यादा तेज होगी, तो रेसिस्टेंस तो इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पहला फैक्टर कौन सा है, पहला फैक्टर है लेंथ। तो अगर आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहला फैक्टर आपको याद रखना है लेंथ। दूसरा फैक्टर होता है यहां पर एरिया। क्या होता है, एरिया। इसी को देख लेते हैं यहां पे। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये वायर है और इसका एक पर्टिकुलर एरिया, ये एरिया हो गया, सपोज ये ए हो गया, ठीक है। जब मैं इस वायर को खींच दूंगा तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, बट चौड़ाई घट जाएगी, घटेगी ना, जैसे यहां पे हुआ, पहले इतनी चौड़ाई थी अब इतनी सी रह गई।
तो जब इसकी एरिया इतना था और इतना रह जाएगा तो अब क्या होगा, अब टक्कर ज़्यादा होंगी कम होंगी, अब टक्कर और भी ज़्यादा होंगी। पहले एरिया इतना था तो सपोज कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब ऐसे हो गया तो अब 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, तो टक्कर अब ज़्यादा होगी। जब अब टक्कर ज़्यादा होगी तो अब रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा या नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि जब हमने एरिया को घटाया तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। खुद देख लो भाई, यहाँ पे एरिया ज़्यादा था, यहाँ पे एरिया कम है। जब एरिया की वैल्यू कम करी तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। क्यों? जब एरिया ऐसे था तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जब एरिया ऐसे हो गया तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो टक्कर ज़्यादा होगी, और जब टक्कर यानी कि कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर जब एरिया को घटाया जाएगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर रेसिस्टेंस और एरिया कैसे डिपेंड करेंगे, इनवर्सली। यानी कि अगर आप एरिया को इंक्रीज करते हो देन रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर आप एरिया को डिक्रीज करते हो देन रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। भाई अगर इस वायर को मैं ऐसे है और ऐसे कर दूं, यानी कि इतनी चौड़ी वायर थी, अब उसको इतनी चौड़ी कर दे तो क्या होगा, अब आराम से और भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, टक्कर कम होगी, और जब टक्कर कम होगी तो रेसिस्टेंस घट जाएगा ना। तो ऐसी थी और ऐसे करने पर क्या हो गया, रेसिस्टेंस घट गया, यानी कि एरिया बढ़ाने पर रेसिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यानी कि रेसिस्टेंस एरिया की कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है। तो दो फैक्टर्स आपके ये हो गए। इन्हीं दोनों को कंबाइन करके मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। भाई लेंथ पे भी डिपेंड है, एरिया पे भी डिपेंड है, दोनों को एक साथ लिख दिया। और यहाँ से हमने जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं वो सब किस में पढ़े हैं, इक्वल्स टू में पढ़े हैं। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगा देंगे, दैट इज रो। क्या लगाएंगे, रो। अब ये रो क्या है इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि रो क्या है, यहाँ पर रो इज अ कांस्टेंट। क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टिविटी। ठीक है ना। अभी रेसिस्टिविटी क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो क्या है, रो इज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। तो ये फार्मूला होता है आपका किसका, रेसिस्टेंस का। क्या फार्मूला होता है ये आपका, रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द फार्मूला फॉर रेसिस्टेंस, वेयर R इज द रेसिस्टेंस, रो इज द रेसिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे हमने दो फैक्टर्स पढ़े हैं, पहला लेंथ पढ़ा है और दूसरा एरिया पढ़ा है। क्या और कोई फैक्टर्स नहीं है, और भी फैक्टर्स है। तो थर्ड फैक्टर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो जो हमारा थर्ड फैक्टर होता है वो होता है आपका टेम्परेचर। क्या होता है आपका, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे काम करता है जरा इमेजिन कीजिएगा, बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। सपोज करते हैं कि हमने इस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज किया। क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। जरा एक बात सोच के बताओ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब क्या है, हम उसको हीट दे रहे हैं और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम इस कंडक्टर को क्या देंगे, एनर्जी देंगे। कौन सी एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे, कह सकते हैं ना। और जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी और भी ज़्यादा तो क्या करेंगे, ये और भी तेज चलेंगे या नहीं चलेंगे। भाई अगर इनको आप सपोज करो आपके रूम, आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आपके रूम में फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स हैं, गर्मी है, ठीक है, मई जून की गर्मी चल रही है, 10 स्टूडेंट्स हैं, एक पंखा चल रहा है, आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मी लगी, आपसे रहा नहीं गया, तो आप क्या कर रहे हो, आप खड़े होकर इधर उधर टहल रहे हो। क्या कर रहे हो, इधर उधर टहल रहे हो, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब पंखा भी बंद कर दिया और कमरे में 5-7 हीटर और लगा दिए। इमेजिन करो, मई जून का टाइम, पंखा भी बंद और हीटर स्टार्ट। अब क्या होगा, अब बेचैनी बढ़ जाएगी ना। बेचैनी क्या होगी, बढ़ जाएगी। पहले जो आप ऐसे ऐसे घूम रहे थे, अब आप ऐसे ऐसे घूमोगे क्योंकि आप बेचैन होने लगोगे। क्यों, क्योंकि आपको क्या दे दिया, एक एनर्जी दे दी। कौन सी एनर्जी दे दी, हीट एनर्जी दे दी। तो वही काम यहाँ पे हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले नॉर्मली चल रहे थे, कितनी वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, अभी बताया था आपको। बट जैसे टेम्परेचर दिया तो अब भी चल रहे हैं, लेकिन अब और भी तेज चल रहे हैं।
जब और तेज चलेंगे तो अब टक्कर और भी ज़्यादा करेंगे। भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर आराम से निकल रहे हैं तो टक्कर होगी बट कम होगी, लेकिन आप वहीं पे बहुत तेज चलने लगेंगे तो क्या होगा, टक्कर और भी ज़्यादा होगी। तो अब कोलिजन और भी ज़्यादा होगा। अगर कोलिजन और भी ज़्यादा हुआ तो रेसिस्टेंस और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कोलिजन होना ही तो रेसिस्टेंस का कारण था। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने पर क्या हुआ, उन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन फास्ट हुआ, और उन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन फास्ट होने से क्या हुआ, उनके बीच में कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगा। और जब उनके बीच में कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगा तो उनका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो कुल मिलाकर टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि टेम्परेचर पर ही भी डिपेंड कैसे करता है, डायरेक्टली। तो रेसिस्टेंस इज आल्सो डायरेक्टली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? तो तीसरा फैक्टर कौन सा हुआ, टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर कौन सा होगा, फोर्थ फैक्टर होगा हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। क्या होगा, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि जिस मटेरियल से ये वायर बनी है उसका नेचर कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वायर होती है कॉपर की, एक वायर होती है एल्यूमिनियम की, एक वायर होती है आपकी क्या नाम, सिल्वर की। सब अलग अलग मटेरियल की होती हैं। तो कौन सा मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल कितना अच्छा करंट पास कर सकता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर अच्छा कंडक्टर होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और बुरा, अगर कह सकते हैं बुरा कंडक्टर होगा, पुअर कंडक्टर होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। कि आपने सिल्वर लिया है या आपने कॉपर लिया है या आपने एल्यूमिनियम लिया, आपने लिया क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर माना गया अब तक। तो सिल्वर क्या है, सबसे बेस्ट कंडक्टर। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या करता है, मटेरियल के नेचर के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका मार्कर है, तो क्या ये करंट को पास करेगा, नहीं करेगा ना। क्यों, क्योंकि इसका जो मटेरियल का नेचर है वो ऐसा है कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या, बहुत ज़्यादा है। क्या इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये करंट को पास ही नहीं होने देगा। तो हर एक मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन, रेसिस्टेंस। तो 4 फैक्टर आपको याद रखना है, कौन कौन से। पहला लेंथ डायरेक्टली डिपेंड करता है, दूसरा एरिया इनवर्सली डिपेंड करता है, तीसरा टेम्परेचर वो भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, और लास्ट वन इज नेचर। नेचर का मतलब कि उसका मटेरियल का नेचर कैसा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो रेसिस्टेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। ये तो पढ़ा है अभी। अब कोई पूछने लगे कि बताओ जी 1 ओम क्या होता है, तो पूछने लगे 1 ओम क्या होता है, तो आइए देखते हैं 1 ओम क्या होता है। तो अगर 1 ओम हमें करना हो तो 1 ओम का मतलब क्या होगा, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज V इज इक्वल टू IR पढ़ा था ना, ओम्स लॉ। और वहां से जब हम R निकालते तो वो क्या बन जाता है, V अपॉन I। हमने अभी पढ़ा है ओम इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। अगर R की वैल्यू को 1 करना है तो क्या करना होगा, V को भी 1 कर दो और I को भी क्या कर दो, 1 कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी भी कंडक्टर पे कितना पोटेंशियल लगाएं, V इक्वल्स टू 1 वोल्ट। कितना पोटेंशियल लगाएं, V इक्वल्स टू 1 वोल्ट, और उसके अंदर से जाने वाला करंट वो कितना हो जाए, यानी कि इसके अंदर से जाने वाला करंट कितना हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए। कितना हो जाए, करंट हो जाए 1 एम्पियर करंट हो जाए। तो हम ये कहेंगे कि ये जो कंडक्टर है वो कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है आपका कितना, 1 ओम। यानी कि जब आप किसी भी कंडक्टर पे कितना पोटेंशियल लगाएं, 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाएं, और वो उसके अंदर से कितना करंट पास हो जाए, 1 एम्पियर करंट पास हो जाए, तो वो जो कंडक्टर है आपका वो कितना रेसिस्टेंस शो करेगा, वो रेसिस्टेंस शो करेगा 1 ओम। कितना शो करेगा, 1 ओम। तो ये होती है 1 ओम की डेफिनेशन। तो अगर हमें अपने एग्ज़ाम में रेसिस्टेंस के बारे में लिखकर आना हो, या फिर हमें अपने नोट्स में लिखना हो कि हम रेसिस्टेंस के बारे में क्या लिखें ताकि हमें अच्छे से याद रहे, तो क्या लिखना होगा हमें, आइए देखते हैं। तो अगर आपको रेसिस्टेंस के बारे में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे रेसिस्टेंस। क्या लिखेंगे उसके अंदर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। ये क्या होती है, किसी भी एक कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब सिंपल एक वायर कह सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच। वर्च्यू का मतलब होता है जिसकी वजह से वो, यानी कि
कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या करता है, इट अपोज बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट, यहां लिखिए इट अपोज वो अपोज करेगा और रेसिस्ट यानी कि रुकावट देगा। रेसिस्ट किसको, द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस के फ्लो को और फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। या तो हम कह सकते हैं कि चार्जेस के फ्लो का अपोज करेगा, या हमें कह सकते हैं करंट का अपोज करेगा। बात एक ही है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आपकी रेसिस्टेंस कहलाती है। एज वी नो, जैसे कि हमें पता है ओम्स लॉ ने हमें क्या कहा था, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो क्या यहाँ से हम ये लिख सकते हैं R इक्वल्स टू V अपॉन आई, लिख सकते हैं ना। तो ये हुआ आपका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो यहाँ से हम एक बात और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वी कैन आल्सो से दैट, हम यह भी कह सकते हैं द रेसिस्टेंस इज द रेशो, क्या है आपका एक रेशो है, किसका, रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V का और किसका, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और किसका, करंट का जो उसके अंदर से बह रहा है। तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। यानी कि रेशो जो होगा आपका V और I का, वो भी क्या कहलाएगा, आपका रेसिस्टेंस कहलाएगा। यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की यानी सिंबल होता है इसका कैपिटल R, तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। क्या होती है इसकी, ओम, और ओम का सिंबल होता है ये। या फिर इसकी एक यूनिट और हो सकती है, वो क्या हो सकती है, वोल्ट पर एम्पियर। ये कहाँ से आई है, अभी पढ़ा, R का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आई। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर इज आल्सो द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये तो हुआ रेसिस्टेंस के बारे में। और क्या लिखना है हमें, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या बनाएंगे, उसी टॉपिक के अंदर सब हेडिंग बनाएंगे 1 ओम। 1 ओम क्या होता है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, यानी किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, यानी कि जब हमारा कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। कब, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट, यानी कि जब उसके अंदर कितना आपका वोल्टेज लगाया जाए, 1 वोल्ट, यानी कि जब 1 वोल्ट वोल्टेज लगाने पर कितना करंट पास होगा, 1 एम्पियर करंट पास होगा। तो उस कंडीशन पर रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो यहां से हमें पता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई होता है। अब क्या करेंगे, इफ यदि I कितना हो जाए, 1 एम्पियर पर, उसने यही तो कहा कि कितना करंट पास होगा, 1 एम्पियर करंट पास होगा। कब, जब V भी कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो अगर I भी 1 एम्पियर हो जाए, V भी 1 वोल्ट हो जाए, देन तो क्या कहलाएगा, देन R इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 यानी कि 1 ओम। तो उस कंडीशन पर रेसिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ओम। तो यानी कि जब वोल्टेज भी 1 वोल्ट अप्लाई करी गई हो और करंट भी कितना जा रहा हो, 1 एम्पियर जा रहा हो, तो उस कंडीशन पर जो आपका रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। जैसे कि सपोज कि हमारे पास एक वायर है और इस वायर पे हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, और इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 1 वोल्ट, और इसके अंदर से जो करंट निकल रहा है वो भी कितना है हमारा, 1 एम्पियर। कितना करंट है, 1 एम्पियर। तो इस पूरे कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा यानी कि जो रुकावट होगी वो कितनी कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी 1 ओम। क्या कहलाएगी, आपकी 1 ओम। याद रहेगा। अब हमें क्या देखना है, अभी हमने पढ़ा था ना कि क्या कोज होता है रेसिस्टेंस के, तो हम क्या कोज लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या बनाएंगे आप, उसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट सब हेडिंग बनाएंगे कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस होने का कारण क्या होता है। तो क्या होता है, व्हेन अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, यानी कि जब हम किसी भी कंडक्टर पे क्या लगाते हैं, पोटेंशियल लगाते हैं। पोटेंशियल मतलब सिंपल बैटरी लगाते हैं। देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, स्टार्ट टू मूव, वो चलना स्टार्ट कर देता है कहाँ की तरफ, टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। कितनी वेलोसिटी के साथ, विद सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट लेकिन ड्यूरिंग द मूवमेंट दे कोलाइड विद एटम्स और आयंस ऑफ अ कंडक्टर, लेकिन इस मूवमेंट के दौरान उनकी क्या होती है, कोलिजन होता है, उनका क्या होता है, टक्कर होती है। विच कोज, जो कारण बनता है किसका, रेस्ट्रिक्शन इन देयर मूवमेंट, जो कारण बनता है उनके मूवमेंट की बीच
बीच में रुकावट का, ठीक है ना। तो जो रुकावट की वजह से उनकी चलने की रेट में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी कि दिस स्लो डाउन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि उस रुकावट की वजह से जो स्लो डाउन हुए हैं उसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो कुल मिलाकर जो कॉलिजन हुआ, यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हो जो कॉलिजन हुआ है वही क्या है, आपका मेन कारण है, किसका, कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि यही आपका रेसिस्टेंस का मुख्य कारण है, ठीक है ना। तो आपको ये लिखना है कॉज ऑफ रेसिस्टेंस के अंदर। तो अगर हमें इसके अंदर लिख के आना हो कि हम क्या लिख कर आएंगे, तो हम लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, यानी कि वो फैक्टर्स जिनके ऊपर क्या करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। और पहला फैक्टर कौन सा लिखेंगे, फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद क्या लिखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली कैसे होगा, डायरेक्टली होगा कुछ इस तरह से, R इज प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लेंथ की कैसे प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब मैंने बताया कि अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सेकेंड इज एरिया ऑफ द कंडक्टर, किसका है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसके अंदर क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, यानी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के इनवर्सली, यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1/A टू द एरिया, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, R प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनलिटी हटानी है, जितने भी हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं सब किस में पढ़े हैं, इक्वल्स टू में पढ़े हैं। किस में पढ़े हैं, इक्वल्स टू में। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटानी होगी और एक कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज R इज इक्वल टू रो L/A। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जहां पे रो क्या है, ये वेयर रो इज अ कांस्टेंट। रो क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम होता है क्या, और हम इसको बोल सकते हैं, इसका नाम होता है रेसिस्टिविटी। क्या होता है, रेसिस्टिविटी। क्या होता है ये आपका रेसिस्टिविटी। तो ये यहाँ पर रो क्या है, रो एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी कहलाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला फैक्टर हमने कौन सा देखा, लेंथ। लेंथ की कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली। लेंथ की कैसे डिपेंड करता है वो, डायरेक्टली, नहीं, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ डायरेक्टली। अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सेकेंड फैक्टर इज एरिया। एरिया कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली। कैसे डिपेंड करता है आपका, इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस, मतलब अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली। तो दोनों को कंबाइन किया तो देखा R प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनलिटी हटाई और एक कांस्टेंट लगाया, दैट इज रो। और रो क्या है, यहाँ पर रो इज द रेसिस्टिविटी, और ये हुआ हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है ना। थर्ड फैक्टर कौन सा होगा, थर्ड होगा नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि जिस मटेरियल से मिलके वो कंडक्टर बना, यानी कि जो कोई आपने वायर ली तो वो वायर किससे मिलके बनी है, कॉपर से, सिल्वर से, गोल्ड से, एल्यूमिनियम से, किस मटेरियल से मिलके बनी है, ठीक है। तो क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ऑफ विच इट इज मेड, यानी जिससे वो मिलके बनाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, ये आपको जरूर याद रखना, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर माना गया है, क्यों, एज इट हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, बिकॉज उसके पास क्या होता है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी तो करंट अच्छे से फ्लो करेगा ना। तो कुल मिला के सिल्वर क्या है, इज द बेस्ट कंडक्टर है, जो क्या करता है, जो जिसके पास रेजिस्टेंस बहुत कम है और करंट को बहुत अच्छे से फ्लो करता है। सेकंड इज प्लास्टिक। प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर। प्लास्टिक क्या, बहुत गंदा कंडक्टर है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इट हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि उसके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो ये तीन फैक्टर्स हुए हमारे पास, और इसमें भी एक फैक्टर और बचता है, दैट इज टेम्परेचर। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं डिटेल में भी लिखना है। तो उसके अंदर डिटेल में हम क्या लिख कर आएंगे, आइए देखते हैं।
तो नेक्स्ट फैक्टर क्या लिख कर आएंगे, नेक्स्ट फैक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, दैट इज टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर पे क्या होता है, टेम्परेचर पर ये डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर्स में मेटल्स को याद रखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो इसलिए आपको स्पेशली किसको याद रखना है, मेटल्स को याद रखना है, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के होता है। कैसे, मतलब कि अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे देन रेजिस्टेंस विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। कारण क्या होता है, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम फास्ट। तो मोशन क्या होगा, फास्ट होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जल्दी जल्दी चलेंगे, तो मोशन बिकम फास्ट एज द रिजल्ट ऑफ विच, जिसका रिजल्ट क्या होगा, देयर रेट ऑफ कोलिजन, जिस वजह से उनका जो टक्कर होने का जो रेट है, यानी कि पहले फॉर एग्जांपल वो 1 सेकंड में 1 बार टक्कर खा रहे थे, लेकिन अब वो और तेज चल रहे हैं तो 1 सेकंड में 10 बार टक्कर करेंगे, ठीक है ना। द रेट ऑफ कोलिजन आल्सो इंक्रीज, जिस वजह से उनका जो रेट है, कोलिजन करने का जो रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर हमें पता है रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है, कोलिजन ही तो होता है। अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो रुकावटें ज्यादा होंगी, और जब रुकावटें ज्यादा होंगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो विच रिजल्ट टू इंक्रीज इन इट्स रेसिस्टेंस, जिस वजह से क्या होगा, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप इसको को शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, क्या, टेम्परेचर इंक्रीज। अगर टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोलिजन इंक्रीज, यानी कि टक्करें क्या होगी, ज्यादा होंगी, कोलिजन ज्यादा हो जाएगा। और कोलिजन इंक्रीज होता है देन रेसिस्टेंस वो भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, और अगर कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज रहेगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। तो ये 4th फैक्टर होता है, ये फैक्टर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस के बारे में कंप्लीट।